हाँ जी, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैरेट, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय हिंद मेरे बेटे। वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं सुनाई दे रहा हूँ। वैभव राजपूत, जय हिंद पलक, जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। संध्या कुमारी, जय हिंद पलक, जय हिंद बेटा। वॉइस एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर है, एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद वैभव राजपूत साहब, जय हिंद। ओके ओके, संध्या कुमारी, जय हिंद। मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। अगर दोनों चीजें क्लियर है तो हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, अगर नहीं है तो फिर अपन कुछ और करें, मतलब सही करवाऊं चीज को। ओके, जय हिंद। वॉइस वीडियो क्लियर है बेटा? ओके, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। रिमझिम शर्मा, NDIF, अरे बहुत बढ़िया। अभय, जय हिंद। जय हिंद। बोथ आर क्लियर, दोनों चीजें क्लियर है, आवाज क्लियरली आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं सुनाई दे रहा हूँ। दोनों चीजें क्लियर है। ओके, क्लियर है जयेश। ओके चलिए ठीक है। रिमझिम क्लियर है, दोनों चीजें। ओके चलो ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। सॉरी। ओके ओके, दोनों चीजें क्लियर है। हाँ चलो, अगर इफ एवरीथिंग इज क्लियर, दोनों चीजें क्लियर है तो सेशन की शुरुआत करें आज के। ओके, आज किसके बारे में बात करने वाले? देखो, आज की क्लास से ना सवाल आ सकते हैं, मुझे लगता है पहले भी आए हैं, आज भी सवाल आ सकते हैं इस क्लास से, तो हम बात करने वाले। आज बात करेंगे हम भारत के अंदर जो भारत की उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस बनी कैसे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे भारत के अंदर राइज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म के बारे में। पॉलिटिकल एक्टिविज्म का मतलब होता है कि भारत के अंदर ये जो एक्टिविज्म हुआ है कि भारत के अंदर पार्टीज बनना शुरू हो जाती। पार्टीज कैसे और कौन कौन सी पार्टीज बनी, कुछ पार्टी से सवाल एग्जैक्टली आए तो उन पार्टीज के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कांग्रेस के गरम दल नरम दल के बारे में। सुना होगा आपने, है ना, सुना है कांग्रेस के गरम दल नरम दल। तो देखो, आज से ना मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब पहले भी अपने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करी, तो आज से मॉडर्न हिस्ट्री और ज्यादा अच्छी होती जा रही है और डीपर हम डाइव करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर की चीजें क्या हो रही, कैसे हो रही, तो उसके बारे में बात करेंगे। पर लास्ट हम लोगों ने बात करी थी, हम लोग कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे, तो एक रिफॉर्मिस्ट के बारे में बताना रह गया था थोड़ा सा, तो मैं कल भूल गया था उनके बारे में, स्लाइड में शायद वो आया नहीं, और आज बात करना जरूरी है। अच्छा, कौन से रिफॉर्मिस्ट के बारे में बात करना भूल गए थे? बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट है वो, हाँ जी, भारत के, जिनका नाम काफी फेमस है। कौन बताएगा भैया कौन से रिफॉर्मिस्ट के बारे में कल हम बात करना भूल गए थे? आज पहले उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे भारत के अंदर ये जो चीजें हो रही, हम लोग भारत के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है उसके बारे में बात करेंगे। अभी थोड़ी सी ठीक है युवराज, नॉट गुड बट हाँ थोड़ी बहुत ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक है यार, ठीक है। ओके हाँ बेटा, पहले अपन ये कर ले। थोड़ा मुझे कहा गया कि सर थोड़ा जल्दी कर लो, बिकॉज शक्ति आने वाला, शक्ति के अंदर फिर ये थोड़ी बहुत ठीक है बेटा युवराज अभी। ओके, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भूल गए थे, उनके बारे में बात नहीं करी थी। हाँ जी, हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात नहीं करी। और एक मूवमेंट है विच वॉज इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, आपने सबने शायद सुना होगा। अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में सुना है? अलीगढ़ मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, सवाल आए एनडीए में उससे। उनके बारे में दो चीज़ों के बारे में बात करना भूलें, तो पहले अपन उनके बारे में बात करेंगे, अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हम बात करेंगे विवेकानंद जी के बारे में, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आसान है, चिंता मत करना, बड़ी आसान चीज़ है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें तो देखो, एक मिशन है रामकृष्ण मूवमेंट के बारे में सुना है? रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, कितने बच्चे इनके बारे में जानते हैं? इज ए रिमार्केबल पर्सन। इनके बारे में दो तीन चीजें बताऊंगा, उस पर बिलीव करना चाहो तो करना, अदरवाइज नहीं करना चाहो तो इट्स टोटली अप टू यू। बट माना जाता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है, ये कौन है पहले तो मैं बता दूं, ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं। इज द टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंदा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। आप अगर देखेंगे तो आज भी इनके कई सारे स्कूल्स मिलेंगे, कई सारे कॉलेजेस इनके नाम पे आज भी चलते हैं। अब इनके बारे में याद रखने की जरूरत क्या है? देखो, बेसिक चीजें बताऊं तो ये बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति भारत के अंदर माना जाते हैं, इनकी फिलोसॉफिकल चीजें बड़ी अलग है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि ये भारत के अंदर माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के अंदर ये प्रीस्ट है। कहते हैं कि साहब माँ काली इनको दर्शन देती थी, जो माँ दुर्गा है, माँ काली इनको दर्शन देती थी, याद रखिएगा, कहा जाता है ऐसा इनके बारे में। और काफी कहते हैं कि भारत के अंदर अगर हम आध्यात्म के बारे में बात करें, फिलोसफी के बारे में बात करें, अध्यात्म के बारे में बात करें, तो इनका स्थान यहाँ पर चरम पर है आध्यात्म के अंदर। आध्यात्म आप समझते हैं, फिलोसफी के बारे में, योग के बारे में बात कर रहा हूं मैं, योगा के बारे में बात की जा रही है, आध्यात्म के बारे में बात की जाती है कि जीवन के बाद होता क्या है, मृत्यु वास्तविकता के अंदर है क्या, जीवन और मृत्यु, मृत्यु दोनों अलग है कि दोनों एक ही है, ये उसके बारे में बात करते हैं। मतलब इनकी फिलॉसफी आप पढ़िएगा, शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो ये उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। और याद रखिएगा इन्होंने क्या कहा, देखिए
ब्रह्म समाज जो था ना बंगाल के अंदर, ब्रह्म समाज के बारे में बात करी तो पहले तो एक सवाल का जवाब दो, बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, फिर बताऊंगा कि ब्रह्म समाज से इनका रिलेशन क्या है। हालांकि एक्जैक्टली कोई रिलेशन नहीं था, पर ब्रह्म समाज से इनका रिलेशन क्या है, कोई बताएगा मुझे? ब्रह्म समाज की स्थापना भारत में किसने करी, बताओ। हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? आदि ब्रह्म समाज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म समाज के बारे में बात कर रहे हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के फाउंडर भारत के अंदर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज इन इंडिया? भारत में ब्रह्म समाज के पिता किसे कहा जाता है? कि साहब इज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन रॉय जी को ब्रह्म समाज के, और हम कहते हैं कि साहब इज द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस। अब देखो ब्रह्म समाज में क्या था, ब्रह्म समाज के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो ज्यादातर लोगों ने पढ़े लिखे, ये प्रॉब्लम आ रही। ब्रह्म समाज है बहुत अच्छा, बहुत बड़ी चीज है ब्रह्म समाज, ऑब्वियसली हमने उसके बारे में पहले भी बात करी। ब्रह्म समाज वॉज द रियल रीजन जिसके कारण बंगाल के अंदर एक अलग ही फिलोसॉफिकल एक लहर दौड़ के जाती है, बंगाल का रिफॉर्म हुआ, दैट्स टोटली फाइन। पर ब्रह्म समाज के साथ एक समस्या है, ब्रह्म समाज क्या केवल उन लोगों को टारगेट करता है जो कि इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल मतलब पढ़े लिखे लोग हैं साहब, पर जो बंगाल के गरीब लोग हैं, दैट मीन्स जिनका बंगाल के अंदर जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज यहाँ पर नहीं, ब्रह्म समाज से वो अपने आप को इतना कनेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज ब्रह्म समाज बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहा है और वो सिंपलेस्ट वे के अंदर बात नहीं करता। कुछ चीजें ऐसी जो थोड़ी सी सिंपलेस्ट वे के अंदर करना जरूरी होती है, बट ब्रह्म समाज बड़ी बड़ी चीजें कर रहा है, वो बहुत बढ़िया बातें कर रहा है, बट वो समाज के, हम कह सकते हैं कि जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, हमारा समाज कैसा तबका है जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई समय पर नहीं करी, उसके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। अब रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला कि नहीं साहब ये चीज सही नहीं है, समाज के हर तबके को हमको इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा कि वो अपना विकास करना शुरू करे, अपने आप को एजुकेशन फॉर्म, अपने आप को अब कह सकते हैं कि फिजिकल फॉर्म के अंदर रिफॉर्म करें, अपने आप को मेंटल फॉर्म के अंदर रिफॉर्म करें, अपने इमोशंस को वो आगे बढ़ाएं, इसके बारे में बात इन्होंने करी। और इसलिए आप देखेंगे रामकृष्ण परमहंस जी ने क्लियरली बात करी भक्ति और योगा की। इन्होंने कहा कि देखिए दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। इंसान स्वस्थ कब रहेगा? देखो उन्होंने कहा आप योगा करो तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप भक्ति करोगे तो आपका मन स्वस्थ रहेगा। दोनों बातें सही है ना? बिल्कुल ये चीज याद रखना, शरीर और आपका योगा। अगर मैं क्लियरली बात करूं कि आपका शरीर और आपकी बुद्धि दोनों का तीक्ष्ण होना बड़ा जरूरी हो जाता है कि नहीं? सीधी बात है कि नहीं? दोनों का तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब होता है बिल्कुल बहुत बढ़िया होना जरूरी है। आप देखो अगर आप जमिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आपकी बॉडी सही है, और आपकी बॉडी सही है तो आपके दिमाग में अच्छे विचार आना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में ये कहते हैं। अब इसी के साथ आप देखेंगे इन्होंने स्थापना करना शुरू करा और एक मूवमेंट ये शुरू करते हैं, वो था रामकृष्ण मूवमेंट, और इन्होंने रामकृष्ण मठों की स्थापना करी। तो सवाल याद रखिएगा, रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वयं प्रभु रामकृष्ण परमहंस ने करी। नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। कहां पर करी? बंगाल में, बंगाल के अंदर ही करते हैं। और हम जब जिनके बारे में बात करते हैं स्वामी विवेकानंद, वो इन्हीं के शिष्य हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? और इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने, हम सब जो उनके बारे में जानते हैं भारत के महान पुरुष, इनके शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद जी, इनके गुरु नहीं है। इनके गुरु कहते हैं कि माँ काली इनकी खुद की गुरु है, इनका कोई पर्सन गुरु ही नहीं था, माँ काली इनके गुरु है। और इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। और ये सवाल आपके एनडी में प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है। तो भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं रामकृष्ण परमहंस जी, नहीं, ये स्वामी विवेकानंद जी। नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 1897 ये वो समय था, 1897 के अंदर इन्होंने स्थापना करी रामकृष्ण मिशन की। नोट करिएगा, किसने करी? स्वामी विवेकानंद जी ने। उन्होंने क्या बोला कि देखो भारत के अंदर योग और आध्यात्म दोनों चाहिए, केवल एक चीज से काम नहीं चलेगा कि आप केवल आध्यात्म के बारे में बात करें, आपको योग भी करना पड़ेगा। और योग आध्यात्म के साथ इन्होंने एक चीज के बारे में और बात करी, बोले भूखा आदमी को आप ज्ञान की बात नहीं सिखा सकते। कोई आदमी अगर भूखा है, जिसके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, आप उसको ज्ञान की बात सिखाएंगे तो उसके लिए कोई वो चीजें मायने नहीं रखती। जब तक पेट में रोटी नहीं है आदमी के, वो ज्ञान धर्म की बात नहीं सुनेगा आपकी। उसको आध्यात्म से क्या लेना देना? उसके घर पे उसका बच्चा भूखा बैठा हुआ है, वो सुनेगा आध्यात्म की बात, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, बोलेगा साहब मेरे को रोटी दो, पहले मुझे काम दो। इसलिए इन्होंने अच्छे काम भी करे समाज के लिए। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इन्होंने कई सारे स्कूल्स बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, अनाथालय बनाए। आज भी बंगाल के अंदर और भारत के कई हिस्सों के अंदर इनके कॉलेजेस, स्कूल्स यहां पर मिल जाएंगे। और इनका हेडक्वार्टर कहां पर था? इनका हेडक्वार्टर था बेल्लूर, जो कि कलकत्ता के पास में। नोट कीजिएगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करना समझ में आ गया? कौन है? हाँ जी, याद रखिएगा, है ना? याद रखिएगा। ये क्लियरली क्या बोलते? सारे भगवान है कि बोले कृष्ण हरि राम अल्लाह, सब है क्या?
धर्म के नाम पर मत लड़ो, सब एक ही है। ये क्लियरली कहते हैं। देखो, इन्होंने ये नहीं बोला कि मूर्ति पूजा मत करो, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर ये कहते हैं कि देखिए आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये आपका आपका मकसद है, आप किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, आप किसी चित्र की पूजा कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिसमें भगवान की पूजा कर रहे हैं आप उनके गुण अपने अंदर अपना है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आज आप प्रभु श्री राम की पूजा कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की हम तस्वीर की पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। भगवान के स्वरूप की हम पूजा कर रहे हैं। ये कहते हैं आप स्वरूप की पूजा तो कर रहे हैं, सुनिएगा, आप स्वरूप की पूजा तो करते हैं, पर स्वरूप की पूजा करने के साथ स्वरूप के गुण को अपनाना जरूरी है। इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? प्रभु श्री राम की पूजा अगर करते हो, उनके गुणों को अपनाओ अपने शरीर, अपने अंदर। क्या गुण है प्रभु श्री राम का? मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा, मर्यादा का मतलब क्या होता है? लिमिटेशंस। मर्यादा मतलब लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है प्रभु श्री राम को? कि साहब जिस समय के अंदर चीजें, उनकी परिस्थिति उनके खिलाफ है ना, चीजें जब उनके अगेंस्ट जा रही, तब भी अपनी मर्यादा से वो नहीं पीछे हटना। ही न्यूज क्या करना है क्या नहीं करना, मर्यादा से पीछे नहीं हटना। एग्जाम्पल की बात करें, अब देखो कितनी बड़ी बात है, एक छोटा सा एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। रावण मां सीता को उठा के ले गया, प्रभु श्री राम की वाइफ है मां सीता, रावण उनको उठा के ले गया। श्री राम अपनी पूरी सेना लेके जाते हैं, कितनी सेना? वानर सेना पूरी लेके वहां पर जाते हैं, बड़े बड़े योद्धा वहां पर है। उसके बाद भी राजधर्म को वो नहीं भूल रहे। राजधर्म कहते हैं कि शत्रु को क्षमा मांगने का एक मौका दो। अंगद जी को भेजते हैं कि जाओ मेरे दूत बन के वहां पे जाओ, उसको बोलो कि अगर अभी भी इस समय पर भी उसने अगर ये कर दिया कि अगर वो क्षमा मांग रहा है और मां सीता को छोड़ता है तो मैं उसको माफ कर दूंगा। कितनी बड़ी बात है, सोचो तुम्हारी कितना मुश्किल काम है वो। ऐसी कंडीशन में इंसान को कितना गुस्सा आएगा कि मेरी वाइफ को लेके चला गया, मतलब वो तो खत्म कर देंगे, और उस समय उनके पास ताकत है, पावर है। अरे हनुमान जी तो गए थे, बोले तो मां सीता को लेके आ सकता हूं प्रभु मैं, आप बोलो, बोला नहीं, सबका उद्धार करूंगा मैं। उसके बाद भी पावर होते हुए भी अपने आप पे कंट्रोल करके बोल रही कि नहीं, मर्यादा को फॉलो करूंगा मैं। आप जाओ और उससे पूछो, अंतिम मैं उसको प्रयास, अंतिम जो है मैं उसको चांस देने वाला हूं। ये एपिटोम होता है मर्यादा का। इससे बड़ी मर्यादा क्या ही होगी, आप खुद देखिएगा। दैट इज द एपिटोम थिंग। आप सोच ही नहीं सकते हो इस चीज के बारे में। आप सोचो तुम्हारी कोई चीज लेके चला गया, तुम्हारी दुश्मनी है उसके साथ, तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन है कि तुम्हारी सबसे प्रिय चीज लेके चला गया, फिर भी तुम इसको मौका दे रहे हो, बिकॉज नीति यही कहती है, नीति यही कहती है इसको मौका देते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ये नोट करो, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो समझना पड़ेगी आपको, है ना। तो वही चीजें के बारे में बात करते रहे, कहा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्लियरली कहा कि साहब भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करी। भक्ति मूवमेंट ने किस बारे में बात करी थी कि साहब जाति पाति मत देखो, किसी आदमी की जाति पाति देखना सही नहीं कि आप जाति के बारे में बात करो, कास्ट के बारे में बात करो, नहीं। हर व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं भक्ति मूवमेंट को भी इन्होंने बड़ा सपोर्ट करा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके सबसे बड़े शिष्य के बारे में, वो है प्रभु स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में सुना है ना। स्वामी विवेकानंद जी कौन है? इनका इनका रियल नाम नरेंद्र था, आप सब इनके बारे में जानते होंगे। उसके बाद इनको नाम दिया गया स्वामी विवेकानंद। और याद रखिएगा इनके बारे में 2 से 3 चीजें याद रखिएगा। ये 2 चीजों के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि साहब आपका दिमाग तो होना चाहिए पर आपका शरीर भी बिल्ड करो। ये शरीर कहते हैं कि साहब शरीर होना चाहिए अफगान जैसा। इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इट्स रिमार्केबल थिंग। ये कहते हैं कि बुद्धि तुम्हारी तीक्ष्ण करो पर शरीर अफगानी की तरह बनाओ। अफगान का शरीर, अफगान, आपको पता है अफगानिस्तान के लोग कैसे होते हैं? उनकी बिल्ट आप देखिएगा, हाइट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उनका शरीर बहुत मजबूत होता है अफगान का, बहुत मजबूत है। अफगानिस्तान को जीतना लगभग नामुमकिन था, लगभग, याद रखिएगा लगभग नामुमकिन है। तो ये चीज याद रखना, अफगानिस्तान को जीतना लगभग नामुमकिन है। और ये क्लियरली कहते हैं कि शरीर अफगान सा होना चाहिए किसी भी आदमी का। बुद्धि तुम्हारी बहुत तीक्ष्ण है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात है, शरीर अफगान का होना चाहिए, शरीर एक अफगान की तरह होना चाहिए, बिकॉज अफगान जो है वो बहुत बलिष्ठ है। तो ये खुद स्वामी विवेकानंद जी इनके बारे में बात करते हैं कि तुम्हारी बुद्धि शरीर दोनों इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अपने जीवन के अंदर उस तरीके से बात करो। और क्लियरली क्या बोल रहे, देखो वही चीज कि भैया भूखे आदमी को तुम धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते। अब इनके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस लिया था, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, याद है? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो के अंदर हुआ है, याद है इसकी, इसके बारे में? ये 1893 के अंदर हुआ था शिकागो के अंदर, जहां पर इनकी स्पीच बहुत ही फेमस है, जहां पर स्टार्टिंग किससे करते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो सबका मन मोह लेती है। इतनी बड़ी बात करी किसी ने, बिकॉज उस तरह की चीजें करने के बारे में किसी को आदत नहीं थी कि किसी को अपने भाई बहन बना के संबोधित करना, जो यहाँ पर ये स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद यहाँ पर ये भारत के अंदर आते हैं और इनकी 1997 के अंदर काफी कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती, काफी कम उम्र के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 2 से 3 चीजें इनके बारे में याद रखिएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दो। आगे बढ़े बच्चा, यहां तक क्लियर हो गया?
क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ बंगाल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए ना, तो विदेश में उनकी जो फिलोसॉफिकल बातें थी, उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल बातें करी, उन्होंने योगा के बारे में बात करी, उन्होंने जो इंडियन फिलोसफी के बारे में बात करी, अद्वैत वेदांता के बारे में, वेदांता के बारे में बात करी, उससे विदेश के लोग बड़े प्रभावित थे कि अरे कितनी बढ़िया चीज है। मतलब वो बड़े प्रभावित थे। तो क्या होता है कि इंडियन फिलोसफी को विदेश में इंस्पायर होकर आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क के अंदर एक सोसाइटी की स्थापना की जाती है जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। नोट कर लीजिएगा, इसकी स्थापना की जाती है अमेरिका में। कौन कर रही है? एक महिला है, APHP बेल्वेस्की। याद रखिएगा, इनको मैडम बेल्वेस्की के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल क्या आता है क्लियरली कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना विदेश में किसने करी? तो इन्होंने करी है रशियन जर्मन महिला, रूसो जर्मन महिला है। कुछ समय रशिया में रही, जर्मनी के अंदर रही और यूएसए के अंदर स्थापना करी। ओके, और इसका हेडक्वार्टर इन्होंने बाद में कहां पर बनाया? भारत के अंदर आडीआर, जो कि मद्रास के पास है। तो केवल ये चीज याद रखिएगा कि ये चीजें इन्होंने करी, और जो हमारे उपनिषद हैं, जो सांख्य है, जो वेदांताज है, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। याद रखिएगा, इसमें क्लियरली बात करते हैं फिलोसॉफिकल इंडियन फिलोसॉफी। क्या बोलते हैं इंडियन फिलोसॉफी? इंडियन फिलोसॉफी क्या कहती है? हम देखो विदेशी फिलोसफी के बारे में तो तुमने बहुत कुछ सुना होगा। इंडियन फिलोसॉफी क्या कहती? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंडियन फिलोसफी यू न्यू? आप जिसके बारे में जानते हो इंडियन फिलोसफी क्या है? सबसे बड़ी इंडियन फिलोसफी क्या है? कोई जानता है इसके बारे में? बताइए, इंडियन फिलोसफी क्या कहती है? बताइए बताइए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंडियन फिलोसफी एंड व्हाट इट सेड? किसने बोला? रिमझिम 36 से ज्यादा बीमारियां? नहीं यार, ये तो दे, वही तो चीजें पता नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं था। सर अमेरिका है, फॉरगिव नहीं, नॉन ड्यूलिज्म, बिल्कुल सही बात है। पवन राज कह रहा है अद्वैतवाद, नॉन ड्यूलिज्म इज द ग्रेटेस्ट इंडियन फिलोसफी विच आई अंडरस्टूड, कि जो सबसे बड़ी इंडियन फिलोसफी अद्वैतवाद के बारे में बात करती है। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद क्या कहता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं, तुम भगवान ही हो। तुम किसी भगवान को बाहर ढूंढ रहे हो, बट वास्तविकता में भगवान तुम ही हो। दैट इज द ग्रेटेस्ट इंडियन फिलोसफी। भगवान तक पहुंचने के लिए तुमको कोई योग ध्यान साधना करने की जरूरत नहीं, केवल जानने की जरूरत है। और वो जानने के लिए 1 सेकंड का समय भी काफी, और 1 सेकंड के 10वें हिस्से का समय भी काफी है। अब कभी बात करेंगे उस चीज के बारे में, पर अभी याद रखना कि एक बहुत बड़ी फिलोसफी है भारत की। ओके, आ गया बात समझ में। अब दूसरे मोमेंट के बारे में बात करें उससे पहले 2-3 चीजें और याद रखना। देखो यहाँ पर एक गोपाल हरि देशमुख जी काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, इनके बारे में भी बात की जाती है। केवल एक चीज याद रखना, इनको लोकहितवादी कहा जाता है ना। ज्यादा इनके बारे में बात मत करना, इनको लोकहितवादी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि इन्होंने कई सारा योगदान दिया है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, जैसे हितेच्छु, ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश। ये जो चीजें हैं ना, ये थोड़ी बहुत याद रखना, एग्जाम के अंदर आ सकती है। हालांकि एक पूरी लिस्ट दूंगा मैं, और ये जाति प्रथा के विरोध में थे। उसके अलावा आपने सुना होगा कि एक सोसाइटी का नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसको खोला किसने? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले और MG रानाडे के द्वारा इसे ओपन किया गया था। बस ये इतनी सी बात याद रखना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट आपके लिए जो चीज है वो है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट क्या है? आप में से कितने बच्चों ने सर सैयद अहमद खां के बारे में सुना? चलो, अलीगढ़ मूवमेंट क्या है मैं उसको बताने की कोशिश करता हूं। देखो क्या हुआ 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में लीड कौन कर रहा है? कहने के लिए भले बहादुर शाह जफर लीड कर रहा था, बहादुर शाह सेकंड जो मुगल बादशाह। अब 1857 की क्रांति के अंदर आप देखेंगे कि कई सारे जो सोल्जर्स हैं वो मुस्लिम्स भी हैं। कई सारे सोल्जर्स जो इस क्रांति के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर लड़ रहे हैं यहाँ पे अंग्रेजों से। अब 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिशर्स का राज भारत के अंदर आया, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? मुस्लिम्स को साइड करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने बोला कि जो मुस्लिम्स है साहब, इनको है ना हम ऑफिशियल सर्विसेज के अंदर लेकर नहीं आएंगे। मतलब साहब, हम इनको कोई भी सरकारी नौकरी के अंदर नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? एक मिसकंसेप्शन बन गया कि पढ़े लिखे कम होते हैं, कि पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बाकी बातों पे ज्यादा ध्यान दे रहे, तो इनको हम ऑफिशियल सर्विसेज से हम बिल्कुल अलग रखेंगे। अब ये चीज अंग्रेजों के दिमाग के अंदर आ गई। अब अंग्रेजों के दिमाग के अंदर ये आ गई, जिसके कारण बहुत कम मुसलमानों को सरकारी नौकरियां यहां पर दी जाती थी। अब यहां पर ये था, अंग्रेजों का मानना ये था कि देखो, ये जो मुसलमान उस समय भारत के, ये केवल रिलीजियस टीचिंग्स के बारे में बात करते हैं, साइंस, आर्ट, कल्चर्स के बारे में पढ़ाई कर नहीं रहे, तो इनको सरकारी नौकरियां देनी नहीं। इस समय पर अंग्रेजों का दिमाग में चीजें आ जाती। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम बड़ा फेमस है, आप सब इनके बारे में जानते हैं, ये सर सैयद अहमद खां। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खां। इन्होंने इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत करी है, याद रखिएगा, है ना। MAO कॉलेज वो भी इन्होंने बनवाया, बताऊंगा मैं। अब देखो, सर सैयद अहमद खां कौन व्यक्ति थे, इनके बारे में सुनिएगा। ये इतने बढ़िया व्यक्ति हैं कि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है
कि इनकी इज्जत अंग्रेज भी करते हैं। सुनना, इनकी इज्जत अंग्रेज भी करते हैं, इनकी इज्जत अंग्रेज भी करते हैं, और ये खुद एक वकील है, ही इज ए लॉयर। लॉयर बनने के बाद ये खुद जज रहे, जज हो रहा है कोई मुसलमान व्यक्ति, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई। नाइटहुड क्या होता है? ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान, ये नोट कर लीजिएगा, ये इनको मिला था। अब इन्होंने बोला कि यार ये चीज गलत है, बिकॉज अंग्रेज सरकार जो जिस तरीके से मुस्लिम्स के बारे में सोच रही है वो चीजें गलत है, इसलिए मुझे इस्लाम धर्म को मानने वाले भारत के जितने भी लोग हैं, भारत के मुसलमानों के अंदर कुछ बदलाव लेकर आने पड़ेंगे। उन्होंने क्लियरली बोला कि देखिए हमारा जो मेन एम है, उन्होंने कहा कि देखो मेरा मेन एम है कि हम वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा देंगे और प्लस साथ में कुरान की टीचिंग्स को भी बढ़ावा देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुरान को नहीं पढ़ना, कुरान भी हम पढ़ेंगे, बट हम वेस्टर्न एजुकेशन को भी पढ़ेंगे, मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ हम धर्म के बारे में भी बात करेंगे। इन्होंने क्लियरली बात करी, जो कि बड़ा बढ़िया थी, बिकॉज नौकरियां ना मिलने का रीजन कहीं ना कहीं यही चीजें था कि साइंटिफिक टीचिंग्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो ये इन्होंने करा और क्लियरली बोला कि नहीं, अब भारत के अंदर मुसलमानों के लिए हक के लिए मैं लड़ूंगा ताकि वो एजुकेशन के अंदर आगे बढ़े। आई बात समझ में? और क्लियरली बोला कि देखो उर्दू जो है वो आपकी भाषा होनी चाहिए, आप कहीं भी जा रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, आप उर्दू के अंदर करो बात, उर्दू लिखो, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, आप साइंटिफिक टीचिंग्स भी करो, उर्दू को अपनी मेजर लैंग्वेज के तौर पे आप देखो यहाँ पर। और यहाँ पर क्लियरली याद रखिएगा, इन्होंने क्लियरली बोला कि देखिए जो कस्टम्स ऐसे हैं जो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है इस्लाम के अंदर, जैसे एग्जांपल की बात करें, इस्लाम में शराब नहीं पी सकते हैं, पर उस समय क्या हो रहा है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो रहा था, कुछ लोग शराब पी रहे थे, हिंदुइज्म के अंदर भी नहीं पी सकते, वो भी पी रहे थे। तो इन्होंने क्लियरली बोला कि ये सब अब नहीं करना है, ये मैं नहीं करने दूंगा, उसके खिलाफ विरोध इन्होंने करा और कांग्रेस के अगेंस्ट है ना। क्यों अगेंस्ट है, कभी एक समय आया तो बताऊंगा इसके बारे में, बट छोटी सी बात इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने क्या क्या करा देखिएगा, इन्होंने भारत के अंदर पहली बात, इनकी किताब काफी फेमस है, वो है आपकी तिज़्बुल अखलाक, ये किताब इनकी बड़ी फेमस है। उसके बाद इन्होंने एक इंपॉर्टेंट सोसाइटी की स्थापना करी, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, उसकी स्थापना कर रहे हैं कब, 1864 में, याद रखिएगा। उसके बाद 1866 के अंदर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, इस तरीके से इन्होंने किताब निकाली। और 1875 बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ के अंदर मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी है, ये नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। और देखो सवाल यहां से आ गया, बताओ क्या सवाल का आंसर क्या है, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। याद रखना ये बिल्कुल सेकुलर आदमी है, ठीक है, बताओ सवाल का आंसर क्या है, क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन का आंसर बताइए। ही इज अ सेकुलर पर्सन, मैं क्लियरली बता दूं, इज नॉट अ पर्सन जो बहुत ज्यादा ऐसे कुछ करते हैं, इज अ सेकुलर पर्सन। बताइए ऑप्शंस देख, ऑप्शन पहला क्या बोल रहा है, मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज फाउंडेड बाय अलीगढ़ बाय द सैयद अहमद खान, ये बात तो सही है, वन तो सही हो गया, तो वन अकेला सही हो सकता है, दो ये गलत है, ये दो ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं कि साहब ये दो तो नहीं। दूसरा है सैयद अहमद खान वाज अ ग्रेट बिलीवर इन रिलीजियस टॉलरेंट एंड हिंदूज, पारसीज एंड क्रिश्चियंस हैड कंट्रीब्यूटेड टू फंड्स ऑफ हिज कॉलेज, ये भी बिल्कुल बात सच है बेटा, मैंने बताया सेकुलर आदमी है, उनके लिए वो चीजें नहीं कि तुम हिंदू मुसलमान, सेकुलर आदमी, पढ़े लिखे आदमी, तो ये बिल्कुल सच है। और ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, 67.45। तो देखो इस तरह के सवाल एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब आज के टॉपिक के ऊपर हम आते हैं, विच इज क्वाइट इजी टॉपिक है ना, आसान ही है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक यहां पर नहीं। सॉरी, एक मिनट देना बेटा मुझे, है ना। एमएस कॉलेज जानती हो, अरे भाई साहब ये कौन है, आगे बढ़े, है ना। चलिए अब हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर उस दौर के बारे में जब भारत के लोगों ने यह समझ लिया कि अंग्रेज सरकार हमारे खिलाफ है और अंग्रेज तो हम पे राज करना शुरू कर देंगे, और भारत के अंदर लोगों के अंदर एक नई भावना आएगी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, भारत के लोगों के अंदर एक नई भावना आती है, नई भावना आ रही भारत के लोगों के अंदर, जिसे कहा जाता है नेशनलिज्म। इस शब्द का मतलब क्या होता है वास्तविकता के अंदर, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, एनी बेसेंट के बारे में आगे बात करेंगे। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है,
किसने लिखा है? एनी बेसेंट लिख के मत आ जाना। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ बंगाल गलत लिखा है पाथफाइंडर में। पाथफाइंडर किताब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर लिख कर मत आ जाना, ठीक है? हाँ, मैडम बेलस्की है जिनके बारे में बात करी हमने, रूसो जर्मन महिला, वो नहीं है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहां से आएगी? उस टाइम पर थी नहीं एनी बेसेंट, है ना? कैसी बात कर। राष्ट्रवाद, देखो राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का मतलब है राष्ट्रवाद। इसका क्लियरली मतलब ये होता है, सुनिएगा ध्यान से इस बात को, इसका क्लियर मतलब ये होता है कि माय नेशन इज सुप्रीम फॉर मी, और ये देश हमारा है। एक भावना अंदर से आती है कि हम अलग अलग नहीं, वी आर नॉट डिफरेंट। मतलब पहले भारत राज्यों के अंदर डिवाइड था, बंगाल ये राजा ये महाराजा। अब इस समय पर भारत के लोगों में फीलिंग आना शुरू हुई कि देखो भारत एक ही है, हम सब एक है। तुम बंगाल से बिलोंग करते हो, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तुम पंजाब से बिलोंग करते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर इंडियंस, हम सब भारतीय, और सबसे बड़ा देश हमारा है। ये चीज समझ में आना शुरू हो गई लोगों को कि दैट वी ऑल आर इंडियंस। ये सबसे बड़ी बात है यार, बाकी बातें सब बेमानी है कि मैं ये करता हूं वो करता हूं, दैट्स टोटली फाइन, बट सबसे बड़ी बात है कि वी ऑल आर इंडियंस, और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसे नेशनलिज्म कहा जाता है। एकता की भावना आ गई हमारे अंदर कि हमारा देश है प्यारा, दिस नेशन इज आर, और ये देश किसी और का नहीं है, ये देश हमारा। ये चीज नेशनलिज्म कहलाती है कि भारत एक है। हम ये लड़ नहीं सकते आपस में कि तुम बिहार के हो मैं पंजाब का हूं, तुम इस राजा के राज के अंदर हो हम इस राजा के राज के अंदर नहीं। नेशनलिज्म ये कहता है कि भारत एक ही है, और भारत के अंदर केवल भारतीयों का शासन होना चाहिए। ये जो अंग्रेज है लोग बाहर के, पहले इतना समझ में नहीं आ रहा लोगों को, बिकॉज क्या है कि देखो ये राजा का राज अलग है, ये राजा का राज अलग है, तो लोग राजा को अपना देवता मानते हैं। पर यहां तक समझ में आ गया, बिकॉज अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने जब भारत पे राज करना शुरू करा तो कई तरह के पॉलिसीज बनाए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और ये पॉलिसीज से इन्हें पूरे भारत पे राज करे। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि यार मेरी जो तकलीफ है वो पंजाब के आदमी की तकलीफ भी वही है, मेरी जो तकलीफ है वो बिहार के आदमी की तकलीफ भी सेम ही है। अंग्रेज मुझ पर भी वैसे ही राज कर रहे हैं, इस पर भी वैसे राज कर रहे हैं, और अंग्रेज इस पूरे देश को एक मान के चल रहे, पर मैं नहीं चल रहा हूं। हम तो इसी चीज में अटके कि नहीं ये इस राजा कह रहे, इस राजा कह रहे, नहीं। यहां पर समझ में आ गया कि दैट वी ऑल आर इक्वल, और इसी भावना को नेशनलिज्म कहा जाता है। और जब ये भावना बढ़ना शुरू हुई देश के अंदर, देश में कई सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हो जाती। क्यों? बिकॉज देश के अंदर कई सारे मुद्दे थे, अंग्रेजों के अगेंस्ट मुद्दे, किसी एरिया के लिए मुद्दे, तो कई सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज देश में बनना शुरू हुई। अब मैं तुमको कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के नाम बता रहा हूं, उनका ईयर बता रहा हूं, याद रखना, उनके फाउंडर का नाम बता रहा हूं। ये पॉइंट और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं एग्जाम में आ चुकी है, याद रखना। जिसके ऊपर भी मैं रेड से मार्किंग कर दूंगा उनका नाम एग्जाम में आया है। आई बात समझ में? तो इनको ध्यान रखिएगा। अब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनी है, तो देखो पहली पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करें, कहा जाता है 1836 में एक पार्टी बनती है जिसे भारत की पहली पॉलिटिकल पार्टी कहा जा सकता है। इट वाज अ रीजनल पार्टी। रीजनल का मतलब है कि किसी पूरे भारत के लिए नहीं, एक छोटे से एरिया के लिए, और वो एरिया बंगाल। बंगाल में सबसे ज्यादा पार्टीज बनी बिकॉज बंगाल के लोग एजुकेटेड है। तो इस पार्टी का नाम था बंग भाषा प्रकिष्का सभा। नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? बंग भाषा। बंग भाषा मतलब बंगाल की भाषा, भी नोट कर लीजिएगा, बंग भाषा प्रशिका सभा। और इसके हेड कौन है? इनके हेड का नाम कहा जाता है कि सब इसके जो फाउंडर है वो थे गौरी शंकर, मिस्टर गौरी शंकर। जब गौरी शंकर जी के बारे में बात की जाए तो राजा राम मोहन रॉय जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, इनके एसोसिएट है, इन्होंने इसकी स्थापना करी। उसके बाद और भी सारी संस्थाएं बंगाल में बनने लगी। अब देखो सवाल यहां से आ चुका है, जिन्होंने PYQ लगाया उनको पता होगा, कंफ्यूज मत होना, जिस पे स्टार बना रहा हूं एटलीस्ट वो याद रखना। जैसे एग्जांपल की बात करें, 1838 में सबसे इंपॉर्टेंट सभा बनेगी जिसे कहा जाता है बंगाल, जिसे कहा जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसे जमींदार एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। ये बनी कलकत्ता में। इसके हेड है द्वारकानाथ टैगोर। कौन है पता है? कौन है द्वारकानाथ टैगोर? टैगोर से समझ में आ रहा, उन्हीं के रिलेटिव है। कौन है पर ये बताएगा। इनके हेड है द्वारकानाथ टैगोर। ये सवाल पूछा, एग्जैक्टली ईयर पूछा था इसका 1838। क्या इसको जमींदार एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाएगा, बनेगी कलकत्ता के अंदर। उसके बाद 1839 बड़ी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। किसने बनाई है? विलियम एडम्स ने बनाई, लंदन के अंदर। भारत में नहीं बना रहे, लंदन में बना रहे, कि भारत के अंदर क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है। तो भारत के अंदर अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या चीजें चल रही है, उसको जानने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए लंदन के अंदर बनाई जाती है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है, 1855 में बने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके हेड कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। देखो यहां पर क्या लिखा है, ये द्वारकानाथ टैगोर, और यहां पर है देवेंद्रनाथ टैगोर। ये भी कहां बनी? कलकत्ता के अंदर। आई बात समझ में? कलकत्ता के अंदर बनी। उसके बाद मद्रास एसोसिएशन, देख सकते हो मद्रास, इसको नेटिव एसोसिएशन कहा जाता है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप देखोगे आगे लंदन इंडियन कमिटी, CP मुजुमदार, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद 1866, ये PYQ है तुम्हारा,
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने बनाई? दादा भाई नौरोजी ने लंदन में बनाई। पढ़ेंगे इनके बारे में, कौन है दादा भाई नौरोजी? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाएगा। पढ़ेंगे अपन इनके बारे में, बट ये याद रखना बेटा, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बोरिंग है, पर पढ़ना पड़ेगा। क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी ने बनाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उसके बाद 1867 नेशनल इंडिया एसोसिएशन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, चाहो तो देख लीजिएगा। 1872 इंडियन सोसाइटी, किसने बनाई है? आनंद मोहन बोस, लंदन में बनाई जा रही है। सोचो साहब, लंदन के अंदर बना रही चीजें, भारत के अंदर नहीं कर रहे, लंदन में चीजें ज्यादा हो रही है। उसके बाद 1876 इंडियन नेशनल एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी, काफी इंपॉर्टेंट थी, भारत के अंदर बनी संस्थाओं में सबसे इंपॉर्टेंट संस्था उस समय पर यही थी। उसके बाद इंडियन नेशनल सोसाइटी, श्री चंद्र बोस जी, चाहो तो एक बार देख लेना, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। उसके अलावा भी और है ना, अभी काफी पढ़ना है इसके अंदर। उसके बाद आप देखेंगे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इतना एग्जाम के अंदर नहीं आता है, बट केशव चंद्र सेन जी ने बनाई थी। पूना सार्वजनिक सभा, वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी? एमजी राणा जी। देखो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मद्रास महाजन सभा, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, एग्जाम में नहीं आया है, बट मेरे को भी लगता नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बंबई के अंदर बनाई जाती है, बदरुद्दीन तैयब जी इसके हेड है ना। इसके अलावा मेहता जी भी है, बट बदरुद्दीन तैयब का नाम ज्यादा आता है। उसके बाद यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बनाई है सर सैयद अहमद खान, ये वही है ना, हाँ जी, अलीगढ़ मूवमेंट वाले, इन्होंने ये एसोसिएशन बनाई। तो देखो इनका नाम ऑलरेडी हमने पढ़ा है, तो काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति भारत के, तो सवाल इनसे आने के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद एक आती है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट, एनडी ने 2 बार पूछी है। गोपाल कृष्ण गोखले, कौन है ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्होंने सोसाइटी बनाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट स्लाइड है इसकी, इंडियन ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस, इंपॉर्टेंट नहीं है ओके। खुदाई खिदमतगार, काफी इंपॉर्टेंट है। अब्दुल गफार खान, इनको सीमांत गांधी बोलते हैं, गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पेशावर के अंदर बनाई थी अब्दुल गफार खान ने। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम जानते हैं रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, याद आ गया, हाँ जी, ये बनाई थी एम.एन. राणा जी ने। और अभी सवाल आया था इसका, ऑल इंडिया किसान सभा, याद आ गया, अभी सवाल आया था, अभी सवाल है, हाँ जी, अभी कुछ समय पहले अभी एनडी ने सवाल पूछा है। ये बनाई है स्वामी सहजानंद जी, स्वामी जी हैं, नोट कीजिएगा, स्वामी है, कौन है? स्वामी, संत हैं, स्वामी सहजानंद जी ने बनाई है। एनजी रंगा भी है, बट स्वामी सहजानंद ने लखनऊ के अंदर बनाई। तो ये सारी पार्टीज है। अब ये सारी पार्टीज तो है बेटा, बट ये जो जितनी भी पार्टीज के बारे में हमने बात करी ना, ये पार्टीज इतनी सारी हैं और लगता है इनको सुन के कि यार बहुत बढ़िया पार्टीज होगी, बहुत अच्छे काम कर रही होगी, बट समय के साथ ये पार्टीज रीजनल पार्टी बनकर रह गए। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ रीजनल पार्टी, कोई बताएगा? समय के साथ ये पार्टीज रीजनल पार्टी का मतलब है कि पार्टीज है ना पूरे देश के लिए बात नहीं करती है कभी, ये छोटे मोटे कामों के बारे में बात कर रही। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, किसी के एरिया में बिजली नहीं आ रही तो इस पार्टी के पास जाएंगे, भैया हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, अंग्रेज सरकार से बात करो। किसी के एरिया में सड़क नहीं बनी तो इस पार्टी के पास जाएंगे, बोले अंग्रेज सरकार से बात करो, सड़क नहीं बनी। और ये पार्टी छोटे छोटे काम कर रही है, मतलब साहब कोई बहुत बड़ा लक्ष्य पार्टी फॉलो नहीं कर पा रही, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य पार्टी फॉलो कर ही नहीं पा रही। अब क्या किया जाए, ऐसे समय पर क्या करना चाहिए बताओ मुझे, व्हाट वी शुड डू। उस समय पर भारत के अंदर कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? ये पार्टीज लोकल्स के लिए, बिल्कुल सही बात है, लोकल्स के लिए ज्यादा काम कर रही है। वहाँ के जो लोग हैं, भारत के जो मेजर लोग हैं, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जा रही, यहाँ के लोकल्स के लिए ज्यादा काम कर रही पॉलिटिकल पार्टीज। अब लोकल्स के लिए काम कर रही तो क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट वी शुड डू? क्या करना चाहिए? लोकल्स के लिए काम कर रही है पार्टीज, तो क्या करना चाहिए? मीटिंग करना चाहिए, यूनाइट करना चाहिए। देखो सीधी बात है यार, अब इस टाइम पर ये जो पार्टीज है ना लोकल्स के लिए काम कर रही, और अंग्रेज जानते इस बारे में, ब्रिटिशर्स जानते कि यार ये पार्टीज जो है तो लोकल पार्टीज है, हमारा क्या बिगाड़ लेगी, कोई बड़ी चीज के लिए काम है पार्टीज कर नहीं ली, ये पार्टीज तो काम करी अपने अपने एरियाज के लिए। अब क्या होता है कि देखो एक समय आता है जब लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो जाता है, मतलब आप कितने अत्याचार करोगे हमारे ऊपर। अंग्रेज लगातार नए नए कानून बनाते जा रहे हैं, और ये 3 कानूनों ने हमारी हालत खराब कर दी। तीनों कानून को डिटेल में बाद में बताऊंगा, बट एक चीज याद रखना, जो अंग्रेज ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है ना, उसके मेजर रीजन के पीछे 3 कानून थे। एक है वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, बताऊंगा क्या खतरनाक कानून था, आर्म्स एक्ट 1878 का, और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1884 के अंदर। तीनों को बाद में पढ़ना है। ये 3 ऐसी चीजें थी जिसके कारण भारत में कांग्रेस बनाना जरूरी हो गया, कि कांग्रेस जैसी पार्टी बनानी पड़ेगी, बिकॉज ये पार्टी अगर नहीं बनाई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब क्या किया जाता है, भारत के अंदर कांग्रेस को बनाने का जो श्रेय है वो भारत के किसी आदमी को नहीं दिया जाता है,
वो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के नहीं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के व्यक्ति हैं। कांग्रेस का निर्माण किसी भारतीय ने नहीं किया। अगर आपको नहीं पता है तो मैं क्लियरली बता दूं, कांग्रेस के निर्माण का पूरा श्रेय दिया जाता है इस आदमी को, जिनका नाम है एलन ऑक्टोविन ह्यूम, जिन्हों NAO ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ये एक IAS अधिकारी के तौर पे काम करते थे। इन्होंने पार्टी बनाई है कांग्रेस। अब कांग्रेस के बनने के पीछे भी कई सारे रीजंस है, पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाता हूं। देखो क्या होता है, इतनी सारी पार्टीज बन रही है, छोटी छोटी पार्टीज है ना, इतनी छोटी छोटी पार्टीज ने 2 बार ये करा कि साहब 2 बार ये पार्टीज ने कहा कि देखो एक काम करते हैं, हम सब मिलते हैं। इतनी सारी पार्टीज हैं, इतनी छोटी छोटी पार्टीज यहां पर है, हम सब मिलते हैं और मिलने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको आगे करना क्या है। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस 2 बार होती है। एक कॉन्फ्रेंस होती है 1883 के अंदर, एक कॉन्फ्रेंस होती है 1885 के अंदर। जो कांग्रेस होती है साहब, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये लोग डिसीजन ले रहे हैं कि हमको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, कई सारी चीजें यहां पर कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें चीजें ज्यादा तरीके से निकल नहीं पा रही है। अब भारत के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम था एलन ऑक्टोविन ह्यूम। इन्होंने बोला कि देखो एक काम करते हैं, आप ये जो चीजें कर रहे हो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसी पार्टी का निर्माण करें जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करेगी, ना कि केवल किसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें एक ऐसी पार्टी बनानी पड़ेगी जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करे, ना कि किसी एरिया को। और इसके लिए एक मीटिंग बुलाते हैं। बोले मीटिंग हम करेंगे और सेशन के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे और एक पार्टी बनाएंगे, और ये पार्टी क्या करेगी उसके बारे में आगे हम बात करना शुरू करेंगे। अब तय किया जाता है साहब कि जो डिस्कशन है, जो मीटिंग है, ये होने वाली कहां पर, पुणे के अंदर। पर पुणे में प्लेग आ गया था, प्लेग फैल गया पुणे के अंदर। प्लेग समझते हो ना, चूहे के द्वारा प्लेग होता है। तो पुणे के अंदर ही मीटिंग नहीं हो पाई। अब बोले फिर कहां करें, तो बोले अपन एक सेशन करते हैं, अब ये मीटिंग हम करेंगे बंबई में। तो ये जो सेशन होता है कांग्रेस का, वो पहला सेशन कहां पर हो रहा है, कांग्रेस का पहला सेशन होता है संस्कृत महाविद्यालय गोकुलदास देशपाल, जो कि बंबई के अंदर था। यहां पर सारे लोग आते हैं और यहीं पर कांग्रेस का पहला सेशन होता है। कब होता है, 29, 30 और 31 दिसंबर को। और सेशन के आखिरी दिन ये डिक्लेयर किया जाता है कि हम लोग एक पार्टी बना रहे हैं और ये पार्टी हम सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी और इसका नाम होगा इंडियन नेशनल यूनियन पार्टी। कांग्रेस नाम ये नहीं दे रहा है, इन्होंने बोला ये मीटिंग, आप आओ साहब, मैं बनाऊंगा पार्टी। सारे बड़े बड़े लोग यहां पर आए, सारे बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे नेता। याद रखना, सारे जितने भी लोग थे सारे के सारे ऑलमोस्ट लॉयर थे। और ये सब आते हैं और फाइनली 1885 को, याद रखना ईयर, याद रखना ईयर, याद रखना 1884 में इच्छा जताता है कि साहब ऐसी पार्टी में बनाऊंगा, कि साहब ऐसी पार्टी जो भारत का रिप्रेजेंटेशन करे। और 1885 में पहला सेशन कांग्रेस का होता है बंबई के अंदर। और यहां पर फाइनली 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण किया जाता है एक विदेशी के द्वारा, जिसका नाम था एलन ऑक्टोविन ह्यूम। यहां तक याद रखिएगा, ये विदेशी, किसी भारतीय के द्वारा निर्माण नहीं किया गया। और शुरुआत में इसका नाम रखा इंडियन नेशनल यूनियन, बट ये नाम थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो एक बहुत बड़े नेता जिनके बारे में आप सब जानते हैं, वो थे दादा भाई नरोजी। सुना है इनके बारे में, अभी बात करेंगे इनके बारे में। बहुत बड़े नेता कांग्रेस के, इतना पैसा था इनके पास कि मतलब आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन्होंने बोला कि नहीं साहब ये नाम ठीक नहीं लग रहा है, तो इसका नाम रखा है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखा गया है दादा भाई नरोजी के द्वारा। ये चीज भी याद रखिएगा कि इसका नाम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया वो दादा भाई नरोजी ने रखा है। और जिस टाइम पर कांग्रेस बनी 1885 में, उस टाइम पर भारत का वायसराय कौन है, उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। डफरिन का मतलब क्या है, लॉर्ड मतलब भारत का वायसराय। याद आ गया ना, वायसराय का मतलब क्या होता है, ऐसा आदमी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है भारत के अंदर, उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो सवाल ये आता है कि 1885 के अंदर कांग्रेस बनी। अब कांग्रेस को लेकर 2 चीजें कि कांग्रेस बनाई क्यों गई है, कांग्रेस बनाई क्यों, क्या रीजन है कांग्रेस का। एक रीजन ये था कांग्रेस को बनाया क्यों है, और कांग्रेस को एक अंग्रेज ने क्यों बनाया, इसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है। वाई अ ब्रिटिश पर्सन मेड द कांग्रेस। कहा जाता है कांग्रेस बनाई गई थी, इसको बनाया नहीं, इसको बनवाया था अंग्रेज सरकार ने जानबूझ के। क्यों बनाया था, हम दोनों थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। एक थ्योरी है जिसे सेफ्टी वॉल थ्योरी कहा जाता है, एक थ्योरी जिसको बोलते हैं कि नहीं साहब इट्स नॉट सेफ्टी वॉल, इट्स ए क्लियर कांग्रेस थ्योरी। सुना है किस क्यों कहा जाता है, बताओ बताओ भाइयों, बताओ बच्चों, आकृति राठौर बताइए। देखो मैं बताता हूं क्या है, सुनिएगा ध्यान से। देखो एक चीज कही जाती है, एक थ्योरी कहती है कि कांग्रेस को एक अंग्रेज ने इसलिए बनाया बिकॉज अगर एक अंग्रेज कांग्रेस को नहीं बनाता तो कांग्रेस को अंग्रेज सरकार को चल देती।
कांग्रेस को छोटी मोटी पार्टी मान के अंग्रेज सरकार कुचल देती। दैट वाज द रीजन कि कांग्रेस को अंग्रेज ने बनाया। अब एक अंग्रेज ने अगर कांग्रेस को बनाया तो फिर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। कांग्रेस से अंग्रेज बोले, अंग्रेज ने कांग्रेस को इसलिए बना दिया क्योंकि अंग्रेज सरकार के द्वारा, किसी अंग्रेज के द्वारा अगर कोई पार्टी बनाई जा रही तो अंग्रेज सरकार उसको कुचलेगी नहीं, उसको दबाएगी नहीं। दैट इज द रीजन। और इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, अंग्रेज के द्वारा बनाई गई तो अपनी बात को अच्छे से रखा जा सकता था अंग्रेज सरकार के सामने। माइट बी दैट्स व्हाई कांग्रेस को अंग्रेज ने बनाया। पर एक थ्योरी कही जाती है, इसे कहा जाता है सेफ्टी वॉल थ्योरी। सेफ्टी वॉल क्या होता है? आपने कुकर देखा, आप सबके घर में कुकर होगा, ऑब्वियसली कुकर के अंदर क्या होता है? मेरी ड्राइंग तो आप सब जानते ही है, तो फिर भी मैं अच्छी ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कुकर का ढक्कन है और ये कुकर की सीटी है ना। अभी सीटी है कुकर की, मान लो इस कुकर की सीटी है। अब क्या होता है, कुकर में जैसे ही गैस का प्रेशर बढ़ता है क्या होता है, सीटी ऊपर आ जाती है और प्रेशर सारा बाहर निकल जाता है। यही होता है कुकर के अंदर, है ना। ड्राइंग देख ली तुमने मेरी, आई न्यू खराब है पर ये मान याद रखिएगा। अब सेफ्टी वॉल थ्योरी ये कहती है कि कांग्रेस को अंग्रेज सरकार ने खुद बनाया। क्यों बनाया? कांग्रेस ने बोला कि देखो एक काम करो, जब भी भारत में प्रेशर बढ़े ना तो एक ऐसी पार्टी बनाओ जो कि सीटी की तरह काम करेगी, कि ये पार्टी भारत के लोगों को संभाल ले और संभाल के इस प्रेशर को बाहर निकाल दे जो एक्स्ट्रा प्रेशर हो रहा है। ये पार्टी कुछ करेगी नहीं, केवल भारतीयों को लगे कि हाँ ये हमारी बात मान रहे और अंग्रेज सरकार तक हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। उस प्रेशर को झेलने के लिए इस पार्टी को बना दीजिए। इसे कहा गया सेफ्टी वॉल थ्योरी। और लाला लाजपत राय इस थ्योरी को मानते थे, याद रखिएगा। वो कहते थे कि कांग्रेस तो एक सेफ्टी वॉल है। याद रखिएगा, सवाल पूछा गया तो कांग्रेस को शुरुआत में इस तरीके से माना गया। और क्लियरली अगर बात की जाए तो शुरुआत में कांग्रेस में केवल वो लोग हैं जो कि काफी अमीर हैं। इसके बारे में लोग बात नहीं करते, बट मैं क्लियरली बताऊं, शुरुआत में कांग्रेस में केवल वो लोग होते थे, केवल वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा अमीर है। मतलब कांग्रेस को अमीरों की पार्टी कहा जाता था। कांग्रेस में कोई गरीब नहीं था। आप देखेंगे जितने लोग हैं सब लॉयर्स हैं, लॉयर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से। कांग्रेस गरीब की पार्टी नहीं थी, कांग्रेस में केवल अमीर लोग थे। तो ये चीज याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस का पहला सेशन कहां पर हो रहा है? कहां पर हो रहा है कांग्रेस का पहला सेशन? याद रखिएगा, बंबई के अंदर होता है। और WC बनर्जी कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने। अब देखो कुछ चीजें याद रखना। अब ये तो सेशन है ना कांग्रेस के, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हर सेशन की, कुछ सेशंस है इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सेशंस के अंदर। तो मैं कुछ सेशंस की लिस्ट लेकर आया हूं और इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है जहां से सवाल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, पहला सेशन क्या है? 1885 के अंदर हो रहा है। कहां पर हो रहा है? बंबई में हो रहा है। कौन लीड कर रहा है? WC बनर्जी लीड कर रहे हैं और प्रेसिडेंट है इस सेशन के। देखो कांग्रेस ने क्या तय किया, कांग्रेस ने तय किया था कि हम हर साल सेशंस करेंगे, हर साल कम से कम 2 सेशन हम करेंगे। ये कांग्रेस ने तय किया। जब कांग्रेस बनी ना तो तय किया कि हर साल 2 सेशन करेंगे और हर सेशन के पहले हम इलेक्शन करवाएंगे। मान लो सेशन हो रहा है इंदौर में, मान लो इंदौर के अंदर एक सेशन हो रहा है कांग्रेस का। अब इंदौर में सेशन हो रहा है तो क्या होगा, अब इस साल पहला सेशन इंदौर के अंदर हो गया। अब सेशन से पहले करवाएंगे इलेक्शन। इलेक्शन क्यों करवाएंगे? इलेक्शन करवाएंगे सेशन के प्रेसिडेंट के लिए, किस सेशन का प्रेसिडेंट कौन है। और कांग्रेस के सारे लोग मिलकर चुनेंगे कि साहब प्रेसिडेंट ये बनने वाला है। इससे क्या होगा कि प्रेसिडेंट के पास कुछ अधिकार होंगे, प्रेसिडेंट की इज्जत थोड़ी ज्यादा होगी, वो कुछ डिसीजन यहां पर ले सकता है। बट क्लियरली तय किया गया कि प्रेसिडेंट कांग्रेस का इलेक्टेड ही होना चाहिए। देखो आज भी यही होता है, आज भी पार्टीज में होता है ना कि प्रेसिडेंट आपके इलेक्टेड होते हैं। तो ये चीज याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ये शुरुआत में कांग्रेस ने तय कर लिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेशन से कांग्रेस के मैं लिस्ट लेकर आया हूं, ध्यान रखना। जैसे पहला सेशन 1885 के अंदर हो रहा है बंबई में। कौन है हेड? WC बनर्जी। इस सेशन के बारे में एक चीज याद रखना कि इस सेशन को केवल 72 लोगों ने अटेंड किया था, केवल 72 भारत के बड़े पढ़े लिखे लोग आए थे इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो 1886 का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस सेशन में हेड कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये नोट करना, क्यों? बिकॉज दादा भाई नौरोजी का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कांग्रेस का जो पहला सेशन है, नोट कर लीजिएगा, ओके। कांग्रेस का जो पहला सेशन यहां पर कहा जाता है साहब कि ये वो सेशन है जहां पर कांग्रेस के पहली बार ऐसा आदमी जो कि विदेशी था, उसने एक प्रेसिडेंट के तौर पे कमान संभाली। वो था कांग्रेस का 1888 का सेशन जो कि इलाहाबाद में होता है। तो कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन है जो विदेशी आदमी है? वो है जॉर्ज यूल। नोट करना, ये कांग्रेस का पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट। नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था। इंपॉर्टेंट क्यों मैं बताऊंगा। इसके बाद एक सेशन और है जो स्लाइड के अंदर आपको याद रखना पड़ेगा, मैं अलग से दिखा देता हूं बिकॉज एनडीए ने सवाल पूछा इसके बारे में। कांग्रेस का जो मद्रास सेशन था ना, उसके हेड थे बदरुद्दीन तैयब जी, और एक कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने। नोट कीजिएगा, ही इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। और ये यूपीएससी 2015 ने सवाल पूछा है ना। तो कुछ बेसिक सेशन से इससे सवाल एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद सारे बात नहीं बताऊंगा बट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। उसके बाद आप देखिएगा कांग्रेस का कलकत्ता सेशन 1911, ये एनडीए ने पूछा सवाल। कांग्रेस के कलकत्ता सेशन जो 1911 के अंदर होता है, उसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेशन में पहली बार गाया गया जनगण मन, पहली बार गाया गया।
कांग्रेस का सेशन कलकत्ता के अंदर होता है 1917 में। इस सेशन में कांग्रेस ने पहली महिला प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस के सेशन की, जिनका नाम था एनी बेसेंट। देखो इंडियन नहीं है, पहली इंडियन महिला प्रेसिडेंट नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनना। शी इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। फर्स्ट फीमेल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट का मतलब होता है बेटा कि महिला है, हिंदू मुस्लिम, किस धर्म की है, किस जाति की, किस कंट्री की, फर्क नहीं पड़ रहा। एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। बट जो पहली इंडियन प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा, जो पहली इंडियन प्रेसिडेंट बनी है कांग्रेस की, जो भारतीय महिला थी, उनका नाम आप सब जानते हैं, वही सरोजिनी नायडू जी। पता है कि नहीं इनके बारे में? सुना होगा नाम? हाँ, याद रखिएगा कि कानपुर सेशन जो 1925 के अंदर होता है, उसमें सरोजिनी नायडू जी ये फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट बनी है कांग्रेस की, जो महिला है बट इंडियन है, विदेशी यहां पर नहीं है। तो कुछ बेसिक बात याद रखना। और गांधी जी केवल एक बार, आज तक इतने पूरे समय में गांधी जी केवल एक बार 1924 में बेलगाम में अधिवेशन होगा कांग्रेस का, केवल उसके प्रेसिडेंट बने, केवल एक बार रहे, याद रखना, केवल एक सेशन के प्रेसिडेंट यहां पर रहे। आई बात समझ में? तो ये कुछ बेसिक चीजें कांग्रेस के बारे में थी, यहां तक समझ में आ गया। अब कुछ बेसिक चीजें मैं और बताऊं कांग्रेस के बारे में। देखिए कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले एक सवाल पूछता हूं, ये सवाल पूछा है इंडिया ने, अभी पूछा है मैंने, अभी आपसे इस चीज के बारे में बात भी करी। सवाल आया था कि साहब कांग्रेस का गठन किस साल होता है? इन विच ईयर कांग्रेस हैज बीन फॉर्म्ड? कांग्रेस किस साल बनी है? कांग्रेस का फाउंडेशन ईयर क्या है? किसने बनाया ये तो मैंने बता दिया, बट कांग्रेस बनी किस साल, किस ईयर कांग्रेस बनाई गई थी? कांग्रेस का फाउंडेशन या फाउंडिंग ईयर कौन सा है? किस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई है? बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस साल की गई? किस साल की गई है बताओ जल्दी। बिल्कुल सही जवाब 1885, 28 दिसंबर, सही बात है। ओके ठीक है, अब देखो 1885 में की गई, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सवाल एनडीए ने पूछा था, फिर भी देखो 81.93 बच्चे आंसर दे रहे हैं, विच इज रॉन्ग यार। यार ऐसा मत करो, इतना पढ़ाने के बाद भी तुम लोग इस तरीके से अगर लेट आंसर दोगे या गलत आंसर दोगे तो फिर चीजें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी ना। तो आंसर सही दो, कम से कम आंसर सही दो। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो कांग्रेस जब बनी ना, शुरुआत से जब हम कांग्रेस के बारे में बात करें तो कांग्रेस को अमीरों की पार्टी कहा जा रहा है। शुरुआत, आप देखो कांग्रेस की शुरुआत के साथ कांग्रेस अमीरों की पार्टी। अमीरों की पार्टी क्यों है? कांग्रेस में जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सारे सूट बूट पहन के घूमते, सारे सूट बूट पहन के घूमते, सारे के सारे बड़े अमीर हैं। अब इससे क्या हुआ कि जो नॉर्मल आदमी, जो किसान है इस देश का, जो गरीब आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो कांग्रेस के साथ अपने आप को कनेक्ट कर ही नहीं पाता है। बोले कांग्रेस तो अरे अमीर लोगों की पार्टी है, अरे अमीर लोग हैं कांग्रेस में, कांग्रेस बड़े अमीर लोग हैं, अरे ये चीज थी। अब क्या होता है कि गांधी जी को हम ज्यादा बड़ा क्यों मानते हैं? गांधी जी भारत में लोगों के साथ कनेक्ट क्यों कर पाए? गांधी जी खुद धोती पहनते थे, तो लोगों को लगा कि ये आदमी तो मेरे जैसा है। पर शुरुआती कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के सारे नेताओं के पास, बात कर रहा हूं, बड़े बड़े बंगले थे, कांग्रेस के सारे नेताओं के पास बड़ी बड़ी चीजें थी, मतलब बहुत अमीर थे कांग्रेस के शुरुआत में सारे नेता। अब कांग्रेस की जर्नी के बारे में अगर मैं बात करें तो कांग्रेस की जो पूरी जर्नी है, इसमें कांग्रेस के अंदर ही दो गुट है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही दो गुट है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। एक गुट को कहा जाता है मॉडरेट्स। मॉडरेट्स क्या होता है? मॉडरेट्स मतलब आपने सुना है नरम दल गरम दल के बारे में, ये मॉडरेट्स है। मॉडरेट्स का मतलब है नरम दल वाले। नरम दल वाले लोगों का मतलब क्या होता है, बात करेंगे इसके बारे में। और दूसरे यहां पर एक्सट्रीमिस्ट, इनको गरम दल के लोग कहा जाता है। और कई सारे बड़े बड़े नेता इन दोनों ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। तो कांग्रेस की जो पूरी जर्नी ना, वो दो फेसेस के अंदर हम पढ़ने वाले। जो पहला फेस है कांग्रेस का, जब से कांग्रेस की शुरुआत हुई, पहले फेस में कांग्रेस में जिन लोगों का दबदबा बहुत ज्यादा है वो है आपके नरम दल वाले। इनका दबदबा कांग्रेस में बहुत ज्यादा है। बाद में हावी कौन हो जाएंगे? बाद में हावी हो जाएंगे गरम दल वाले, जिनको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करें। बट इनके नेताओं को देखिए, जैसे एग्जांपल की बात करें, दादा भाई नौरोजी, एसएन बनर्जी, है ना, फिरोज शाह जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सारे के सारे नरम दल के नेता हैं। ये सारे के सारे नरम दल के नेता हैं। उसी के अलावा लाला लाजपत राय,
बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये सारे के सारे आपके गरम दल के नेता हैं। हाँ जी, याद रखिएगा ये सारे के सारे, अगर ये गरम दल के तो ये नरम दल के नेता, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये नरम दल के गरम दल के। अब देखो क्या होता है गरम दल नरम दल के अंदर डिफरेंस क्या है, अपन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इनके बारे में जानते होंगे कौन है क्या, बट बेसिक से हम बात करना शुरू करेंगे। देखो जो मॉडरेट्स है ना, जिनको अपन नरम दल के लोग बोलते हैं, ये कुछ चीजों पे बिलीव करते हैं। इनका बिलीव है कि देखो अंग्रेज सरकार जो है ये अच्छी है, दे आर गुड, अंग्रेज सरकार अच्छी है। ये इस बात पे बिलीव करते हैं कि अंग्रेज सरकार अच्छी है। इनको अंग्रेज सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा है, अंग्रेज सरकार के कानून पे भरोसा है इनको। इनको लगता है अंग्रेज सरकार जो भी करेगी सही करेगी, सही करेगी, दैट मीन्स हमको न्याय देगी। इनका कहना है कि अंग्रेज सरकार से आप लड़ाई झगड़ा मत करो, आप इनसे केवल डिमांड करो, और अगर हम इनसे डिमांड करेंगे, हमारे डिमांड सही है ना, तो अंग्रेज सरकार हमारे इन डिमांड्स को मान लेगी। ये विरोध करते कि अंग्रेज सरकार का बिल्कुल भी आंदोलन नहीं करना, अपने को कोई प्रदर्शन अपने को नहीं करना है, कोई नारेबाजी अंग्रेज सरकार के खिलाफ नहीं करनी, हमको अंग्रेज सरकार से केवल प्यार से बात करनी, और ये हमारी बात मान जाएंगे बिकॉज ये लोग कानून में बड़ा विश्वास रखते हैं। तो मॉडरेट्स अंग्रेज सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा भरोसा करते थे। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? ये इस तरह के लोग हैं। और एक्सट्रीमिस्ट जो है ना, वो 3P पे भरोसा करते हैं। 3Ps कौन से इनके, शायद आप जान के हैरान हो जाओगे, पिटीशन, प्रेयर और प्रोपेगेंडा। पिटीशन बोले याचना करो इनसे, प्रेयर करो, याचना करो कि प्रभु कर दो ऐसा, याचना करो, और अपना एजेंडा बताओ या अपना प्रोपेगेंडा कि सर हम ये करना चाहते हैं। आप पहले बताओ कि हम ये करना चाहते हैं, उसके बाद इनसे पिटीशन करो कि सर प्लीज ये कर दीजिए, नहीं माने तो प्रेयर कर लो कि साहब ये प्लीज कर दो। ये मॉडरेट्स कहते हैं। ये 3P पे काम करते हैं। नेता बड़े बड़े, इनके नाम हमने देख लिए। अब मेरे को बताओ, क्या मॉडरेट्स का ये तरीका ठीक है? क्या अंग्रेज इनकी बात मानेंगे? व्हाट डू यू थिंक? अंग्रेज क्या इनकी बात मानेंगे? बिल्कुल नॉन वायलेशन के बारे में, क्योंकि वायलेशन तो करना ही नहीं साहब। देखो सारे सूट बूट के अंदर आप देख लो आराम से, ये सूट पहना इन्होंने, ये सूट पहना इन्होंने, ये सूट पहना इन्होंने, ये सूट पहना। देखो अभी आप याद रखिएगा, सारे अमीर लोग हैं। क्या अंग्रेज सरकार इनको लाइटली लेते? बोला ठीक है, तारी बात कहीं मालूम है। तो यार अंग्रेज सरकार इनको बड़ी लाइटली, यार कुछ नहीं, ठीक है, तुम्हारी क्या बात मानना है ना, तुम्हारी बात कहीं माना, क्या मानना है ना, क्या बात मानना तुम्हारी, ये चीज है। चलो तो याद रखना, अंग्रेज सरकार इनकी बात पे बिल्कुल भी कोई लोड नहीं लेती। अंग्रेज सरकार बोले अपने ही है ना, बिकॉज देखो याचना वाचना करने से कुछ होता है यहाँ पर नहीं। अब इनके कुछ बड़े बड़े नेताओं के बारे में बात कर ले, जैसे हमने बात करी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बहुत बड़े नेता है। इनको इंडियन बुर्ग कहा जाता है। इंडियन बुर्ग क्यों बोलते हैं? ब्रिटेन में ना एक बहुत बड़ा राजनेता है, उसका सरनेम बुर्ग था, और वो बड़ा इंटेलिजेंट था, बड़ा इंटेलेक्चुअल था, तो उसी के नाम पर इनको इंडियन बुर्ग, भैया भारत के अंदर बुर्ग की तरह काम कर रहे हैं। उसका क्या नाम, वो भी बड़ा इंटेलिजेंस और बड़ा फेमस आदमी था, तो इसलिए इनको इंडियन बुर्ग कहा जाता है। उसके बाद याद रखना इनके बारे में, इनका एक पेपर है द बंगाली, और इन्होंने याद आ गया, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी, ये वही है। उसके बाद एक बहुत बड़े नेता नरम दल के, हम सब इनके बारे में जानते हैं, दादा भाई नौरोजी। सुना है इनके बारे में? दादा भाई नौरोजी बड़े इंपॉर्टेंट आदमी। इंपॉर्टेंट क्यों बेटा? बड़े अमीर थे। पहली बात, ये ब्रिटेन में रहते हैं, भारत में बहुत कम रहते हैं। और ब्रिटेन के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे अपनी लोकसभा नहीं है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, ब्रिटेन की लोकसभा, वहां पर सीट जीतने वाले पहले इंडियन बन चुके। सो कुछ सोचो, इतने अमीर हैं, वहां की लोकसभा में सीट जीत ली। मान लो कि वहां की लोकसभा है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले आदमी। इनको कहा जाता है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के साथ ग्रेट ओल्ड मैन, बड़े आसान आदमी, बड़े अच्छे आदमी, तो इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। और कांग्रेस के 3 सेशन के प्रेसिडेंट यहां पर रहे। उसके बाद इनकी कई सारी किताबें भी, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, वॉइस ऑफ इंडिया, रस्त गुफ्तार गुजराती के अंदर आते हैं। तो देखो ये काफी फेमस आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है। और हमने पढ़ा कि इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी। आई बात समझ में? इनकी एक थ्योरी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, सुना है इसके बारे में? एक थ्योरी लिखी इन्होंने, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज इसको पढ़िएगा कभी समय मिले तो। इसमें इन्होंने बताया कि ब्रिटिश सरकार ने कैसे भारत से वेल्थ को ड्रेन करके थेम्स में डुबोया। ड्रेन करना मतलब बहा दिया है पैसा भारत से। इन्होंने भारत से पैसा उठा के इन्होंने ब्रिटेन के अंदर, वहां की जो थेम्स नदी, उसमें बहा दिया है पैसा। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है इनकी। कैसे भारत से सारा पैसा लेके तुमने अपना घर भरे,
बहुत बढ़िया थ्योरी पढ़िएगा। तो ये दादा भाई नौरोजी हैं, काफी इंपॉर्टेंट आदमी मैं इनको मानता हूँ। हाँ, बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक व्यक्ति और है जिनको कहा जाता है कि साउथ के ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, इन्हें साउथ का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपने द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में सुना है क्या? द हिंदू बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, नाम इनका है, आज भी चलता है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जी सुब्रमण्यम अय्यर जी। नोट करना, इंपॉर्टेंट है। इन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है और द हिंदू इन्हीं का पेपर है। हाँ जी, आज भी चलता है द हिंदू, ये देखो आज भी है इनका पेपर। द हिंदू के पब्लिशर है, इन्होंने शुरुआत करी। उसके बाद गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर और नरम दल के बहुत बड़े नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी, इनके बारे में आप सब जानते हैं, गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर हैं। और याद रखना, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। नोट करना, इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में। और एक इनकी किताब या कह सकते हैं पत्रिका इनकी आती थी जिसका नाम था सुधारक। सुधारक की मैगजीन है, बहुत बढ़िया मैगजीन थी, समाज में सुधार के लिए लेकर आते थे। तो कुछ बड़े नेता हमारे नरम दल के। अब आते हैं एक्सट्रीमिस्ट की तरफ। एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बात की जाए तो एक्सट्रीमिस्ट है कौन, पहले थोड़ा सा इनके बारे में बात करना जरूरी है। एक्सट्रीमिस्ट कौन है भाई? आप क्या जानते हैं गरम दल के लोगों के बारे में? इनके नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं कि ये लोग गरम दल के अंदर है। मेरा सवाल केवल ये कि एक्सट्रीमिस्ट के बारे में आप जानते हैं क्या? आप गरम दल के लोगों के बारे में क्या जानते हैं? आपने एक्सट्रीमिस्ट के बारे में सुना होगा, पर गरम दल के लोगों के बारे में आप जानते क्या? व्हाट यू अंडरस्टैंड? एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है? गरम दल के लोग क्या है? किन्हें गरम दल के लोग कहा जाता है? बताइए, कौन है गरम दल के लोग? बताइए। देखो, एक्सट्रीमिस्ट नरम दल, गरम दल, देखो इनके बारे में बात की जाए, देखो पहली चीज ये है, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कतई भरोसा नहीं है। देख कहते चोर है, तो बोले इनसे याचना क्या करना? अरे इनसे याचना करके कोई मतलब नहीं, इनसे याचना वाचना करी ना तो कुछ मिलने वाला है नहीं। आप करो इनके खिलाफ आंदोलन, ये कहते सब आंदोलन करो इनके खिलाफ, तख्ती उठाओ, आंदोलन करो, इनको बोलो कि नहीं करना ही पड़ेगा आपको। आप इनसे बातचीत करके कुछ नहीं ले सकते, आपको इनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, याद रखना। पर इनके बारे में एक और चीज बताता हूं, जो एक्सट्रीमिस्ट है इनकी डिमांड भी कंप्लीट फ्रीडम के नहीं है। ये भी कंप्लीट फ्रीडम के बारे में बात नहीं करते हैं, ये नोट करना, ये काफी इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को पता नहीं होता है। ये बात करते हैं स्वराज के बारे में, बट इनका जो स्वराज है ना, ये स्वराज कंप्लीट फ्रीडम नहीं है। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इनका जो स्वराज है, स्वराज मतलब अपना राज होना चाहिए, ये कंप्लीट फ्रीडम के बारे में बात थोड़ी ना कर रहे कि देश से अंग्रेज चले जाना ना, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं लोग भी। ये भी अंग्रेजों के जाने के बारे में बात नहीं करते। ये क्लियरली बोल रहे हैं कि देखो देश के अंदर से अंग्रेजों को हटाना चाहिए, अंग्रेज सरकार ये इनके खिलाफ आंदोलन करो, पर ये कंप्लीट फ्रीडम के बारे में बात नहीं करते। ये कहते हैं कि देश में हमको सरकार बनाने का मौका दिया जाए, अंग्रेजों की सरकार रहेगी, देश भले अंग्रेजों का है पर सरकार इंडियन की होनी चाहिए। इस बारे में जानकारी थी नहीं बताती। ये कहीं ना कहीं डोमिनेंट स्टेटस के सपोर्टर है। ये अंग्रेजों को भारत से भगाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अंग्रेजों से डिमांड मनमानी तो इनके खिलाफ आंदोलन करो, चीजें करो जैसी आपको करनी, पर ये अंग्रेजों को इस तरीके से बात नहीं कर रहे कि अंग्रेजों को भगाई दिया जाए भारत से ना, इसके बारे में बात नहीं कर रहे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ये डिफरेंस यहां पर है। इसके अलावा जो लोग हैं ना जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक तो हो गए अपने मॉडरेट्स, एक हो गए आपके रेडिकल्स, एक्सट्रीमिस्ट, एक जो होते हैं ना इन्हें कहा जाता है रेवोल्यूशनरीज। ये क्रांतिकारी केवल ये बोलते कि अंग्रेजों को गोली मार के देश से बाहर करो। ये दोनों नहीं बोल रहे कि भैया अंग्रेजों को देश से बाहर करो ना, इसके बारे में बात नहीं कर रहे। देश में अंग्रेजों को बाहर करना है, देश से अंग्रेजों को बाहर करना है अगर, उसके लिए केवल एक लोग बात करें, वो रेवोल्यूशनरी से, क्रांतिकारी से। वो कहते हैं हमारे देश में घुसे, इनको मार के बाहर भगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, ये लोग कौन है, इनसे बातचीत क्यों कर रहे हो? इनको मारो, गोली मार के बाहर भगाओ। ये ऐसे नहीं समझने वाले लोग हैं, इनको गोली मार के बाहर भगाना पड़ेगा। आप अगर सोचो कि इससे बातचीत करके कर दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको गोली मारो, बाहर भगाओ। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी, अशफाक उल्लाह खान, क्लियरली बात है ना। ये किसी के घर में घुसे हैं, आप क्यों बात कर रहे हो इनसे? अरे हमारे देश पर राज कर रहे, लूट रहे हैं, इनसे बात करना, डोमिनेंट स्टेट्स बोले, सब बकवास है।
इनको गोली मार के इनको बाहर भगाओ, जो हो सकता है तुम्हारे घर में कोई घुसेगा, तुम याचना नहीं करोगे, तुम तख्ती लेके आंदोलन नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, गोली मार के बाहर भगाओगे। और इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बात है ना कि देश से इनको भगाना, ये केवल इन लोगों ने करी, एक्सट्रीमिस्ट ने करी, बाकी ने कुछ नहीं किया। ये पता है आपको? अदरवाइज लोग बोल रहे हैं ठीक है चलता रहो, काम तो चलता रहे, इन्होंने काम नहीं चलेगा, ये करना। अब इन तीनों में से अगर तुमको मैं बोलूं, तुम किसको सपोर्ट करते हो? आप किसे सपोर्ट करेंगे तीनों में से? सर मैं करता हूं मॉडरेट्स को, मैं करता हूं सर एक्सट्रीमिस्ट को, मैं करता हूं सर रेवोल्यूशनरीज को, और मैं किसी को नहीं करता ना, बिकॉज सर मेरे को समझ ही नहीं आया किसको करूं। तुम किसको करते हो सपोर्ट? अगर तुम होते तो तुम किसको सपोर्ट करते, बताओ? इफ यू आर देयर, होम यू विल सपोर्ट? किसको? नरम नरम दल को? नरम दल कौन है? नरम दल वाले कौन है यार? देखो सीधी बात है, तुम लोग भी नहीं करते नरम दल को सपोर्ट। आई न्यू यू ऑल पीपल, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो सीधी बात है, अपने तो रेवोल्यूशनरीज वाले, गोली मार के खत्म करो, इतना पंचायत क्या करना, ठीक है ना? बात आ रहे बहुत सारे, ये भी यार एक्सट्रीमिस्ट भी है, ओ भाई मॉडरेट्स भी है बहुत सारे, क्या बात है, मॉडरेट्स वाले कौन है यार? चलो ठीक है, सबकी सबकी अपनी अपनी चीज़ है, बट एक ही चीज़ याद रखो, वीर भोगी वसुंधरा, दैट्स इट, बाकी तो बकवास ही है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। जब आंदोलन करे हम लोगों ने, है ना, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज बने, तब अंग्रेज देश से बाहर भाग के गए, फौज से ही गए बाहर, बातचीत करके तो गए नहीं थे। तो चीजें सबके विचार है अपने अपने पर, सीधी बात है। रेवोल्यूशनरीज आर द इंपॉर्टेंट वन, जिनकी वजह से देश आजाद हुआ है, बातचीत से कुछ नहीं होता भाई, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हुआ? पॉइंट समझ में आ गए? यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है और क्लियर हो गया, है ना? बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट के अगर मैं लीडर्स के बारे में बात करूं तो इनके लीडर्स कौन है, इनका जो टाइम है वो बाद में आएगा। जैसे आप देखेंगे 1905 से 1917 तक ये वाला जो पूरा एरा था ना एक्सट्रीमिस्ट का था कांग्रेस में, पहले मॉडरेट्स आ गए फिर एक्सट्रीमिस्ट यहां पर आ गए, है ना? ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए कि इसमें अगर कहूं तो देखो इसमें तीन लोग बड़े फेमस है, लाल, बाल और पाल। लाल लाल लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, और सी थे आपके विपिन चंद्र पाल जी। सुना होगा आपने इसमें, ये दौर लाल बाल और पाल जी का था। क्लियर हो गया? सही बात है, क्लियर हो गया? समझ आज जो पढ़ा वो क्लियर हो गया? हाँ हाँ, बस इतना ही कर रहे हैं, चिंता मत करो। आज जो पढ़ा वो क्लियर हुआ, आज जो चीजें करी वो समझ में आ गया, समझ में आई क्यों? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आज जो पढ़ा वो क्लियर है ना? बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे को बहुत सारा बता दिया, अगर इसमें तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं। देखो ठीक है, मॉडरेट्स, देखो मैं देखो किसी की विचारधारा पे मैं सवाल नहीं उठाता हूं। किसी को लगा कि मॉडरेट्स अच्छे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मॉडरेट्स बढ़िया उनके लिए। अरे इसमें दिक्कत क्या है? मॉडरेट्स को अगर कोई सही बोल रहा है तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। इफ समन वांट्स की मॉडरेट्स सही है तो ठीक है, उसकी विचारधारा है, अपन कुछ नहीं बोलेंगे भाई, सबकी विचारधारा अपनी अपनी होती है। देखो हाँ, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा कुछ और है, किसी का कुछ और हो सकता है ना? चलो ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं फिर अपन कल की क्लास में, और सरप्राइज भी है फिर कुछ आपके लिए। ओके चलो, ध्यान रखो अपना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।